लीक हो रहा है ना? जरा वो लाइट्स ऑफ करो ना प्लीज। वो भी कर दो। कम हुआ? चलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। शैल वी स्टार्ट? इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर में है हम लोग। और हम लोग देख रहे थे मेथड्स टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ओके, ये मेथड्स सिलेक्ट करना कब है हमें? अगर आपने खरीदे हुए गुड्स, अब खरीदना कहां कहां पे एप्लीकेबल है? इन केस ऑफ रॉ मटेरियल्स और इन केस ऑफ गुड्स विच आर स्टॉक इन ट्रेड। मींस ट्रेडर के बिजनेस में जो स्टॉक होता है दैट इज स्टॉक इन ट्रेड। वो क्या करता है? गुड्स खरीदता है। तो खरीदने के मामले में अगर आपने अलग अलग रेट से लॉट खरीदे हैं तो आपके स्टॉक में जो गुड्स बचे हुए हैं वो कौन से लॉट से हैं? आर यू गेटिंग इट? वो हमें आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए हमें मेथड, देखो दोस्तों, मैंने जब कैलकुलेटर खरीदा तो पहले भी यही कैलकुलेटर खरीदा और बाद में भी यही सेम पीस खरीदा है। तो हम जब इन्वेंट्री फिजिकली रखते हैं तब हम उसको मिक्स करके रखते हैं। बट मान लो पहले लॉट में मैंने 1000 यूनिट्स 11 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं और दूसरे लॉट में मैंने 1000 यूनिट्स 11 रुपए के हिसाब से ही खरीदे हैं, सॉरी 12 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं। तो मैं 2000 कैलकुलेटर को मिक्स कर देता हूं फिजिकली। गोडाउन में जो हम इन्वेंट्री रखते हैं वहां पे हम लोग ये नहीं देखते हैं कि 11 रुपए का लॉट अलग से रखो, 12 रुपए का लॉट अलग से रखो। ऐसा नहीं होता है। फिजिकली वो मटेरियल एक दूसरे में मिक्स किया जाता है। बट इन्वेंट्री का जो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है उसमें 12 वाले गुड्स है या 11 रुपए वाले गुड्स है, वो देखना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? यस, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी मेथड यूज करते हो अकाउंटिंग में। ओके, तो अकाउंटिंग में अगर आप फीफो मेथड यूज करते हो, अकाउंटिंग में अगर आप फीफो मेथड यूज करते हो तो आप लोग मानोगे कि पहले जो गुड्स बेचे हैं वो पहले खरीदे हुए पहले बेच दिए। तो उस लॉजिक के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक में जो गुड्स रहेंगे वो 12 रुपए वाले रहेंगे। आर यू गेटिंग इट? तो मान लो 200 कैलकुलेटर का स्टॉक रहता है तो वो 12 रुपए से वैल्यू किया जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग दिस माय फ्रेंड्स? फाइन। दूसरी चीज, ऐसा ही दूसरा मेथड कौन सा हो सकता है? लीफो मेथड। अभी यहाँ पे जो हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं वो दो कैटेगरीज में बांटने हैं हमें, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स एंड नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स मतलब कौन से? इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होगा जो अमाउंट हमने पे किया है उसके बेसिस पे। एंड नॉन हिस्टोरिकल टोटली अलग ही है, जहां पे हमने कितने रुपए इन्वेंट्री को खरीदने के लिए पे किए हैं वो हम देखेंगे ही नहीं। हम एक अलग मेथड यूज करके इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है ना? तो नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में पहला मेथड है गुड्स आर इंटरचेंजेबल, यानी आपके गुड्स इंटरचेंज हो सकते हैं, यानी यूनिफॉर्म गुड्स है, मोस्टली यूनिफॉर्म गुड्स है, ठीक है? तो उस केस में स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज करना है। लगता है मैंने यहां पे आपको उल्टा लिख के दिया। गुड्स आर नॉट इंटरचेंजेबल करना एंड यहां पे गुड्स आर इंटरचेंजेबल करना।
हैव यू चेंज्ड इट? हाँ तो दोस्तों देखो सिंपल सी बात है, गुड्स आर नॉट इंटरचेंजेबल, मतलब गुड्स सिमिलर नहीं है, सिमिलर नहीं है। लेट्स टेक ए एग्जांपल ऑफ ए गोल्ड सेलर, मतलब गोल्ड शॉपिंग, ओके, जहां पे गोल्ड ऑर्नामेंट्स बेचे जाते हैं, वहां पे जो गहने बेचने के लिए रखे जाते हैं वो सिमिलर होते हैं क्या? मतलब एक जैसा ही गहना होता है क्या? हर एक गहने को सेपरेट प्राइस टैग लगाया जाता है। देखो दिस इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। मतलब मान लो आप ईयर रिंग्स लेने के लिए जाते हो लड़कियों फॉर एग्जाम्पल, तो हर ईयर रिंग्स की प्राइस वो अलग से बताते हैं आपको। ऐसा नहीं होता ना कि सभी के सभी ईयर रिंग्स एक जैसे एक दूसरे के साथ मिक्स करके रखे हुए हैं, जो चाहिए ले लो, प्राइस हम बताते हैं बाद में, ऐसा नहीं होता है। उसके वेट के अनुसार, क्योंकि वो आइटम्स इंटरचेंजेबल नहीं है। डायमंड फॉर एग्जांपल, डायमंड भी इंटरचेंजेबल नहीं है। छोटा सा डायमंड है तो उसकी कॉस्ट अलग होगी, कोई बड़ा डायमंड है उससे तो उसकी कॉस्ट अलग होगी। मतलब अगर आपके गुड्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं हो सकते। कैलकुलेटर ऑन द अदर हैंड, मान लो मैं यही कैलकुलेटर बेचता हूं, तो ये गुड्स आर इंटरचेंजेबल कैटेगरी में आ जाता है। तो आप लोगों को इंटरचेंजेबल गुड्स है तो ये 3 मेथड सजेस्ट किए हैं, यानी आप गुड्स मिक्स करके रख सकते हो। इंटरचेंजेबल मतलब क्या? आप फिजिकली ये नहीं देखोगे कि कौन से लॉट से कौन सा गुड्स आया है। अब जैसे कि मान लो मैं डायमंड बिजनेसमैन हूं, तो डायमंड्स आर नॉट इंटरचेंजेबल। जो खरीदी हुई वैल्यू है एक डायमंड की, उसी वैल्यू के हिसाब से उसको वैल्यू किया जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? तो मान लो मैंने 1-1 लाख रुपए के 10 डायमंड खरीदे हैं, तो वो मैं सेपरेट जगह पे रखूंगा और वहां पे मैं लिख के रखूंगा कि ये 1-1 लाख रुपए वाले डायमंड है। 2-2 लाख रुपए वाले डायमंड में अलग से रखूंगा। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। यानी फिजिकली आप लोग देखोगे कि आपकी इन्वेंट्री का कॉस्ट कितना है खरीदने का। आर यू गेटिंग इट? तो मान लो मैंने 1-1 लाख के 5 डायमंड बेचे, तो मैं कौन से डायमंड उठा के दूंगा? 1 लाख वाले स्पेस से 5 डायमंड उठा के कस्टमर को दे दूंगा। तो मेरे इन्वेंट्री में कितने डायमंड बच गए? 10 खरीदे थे मैंने, 5 बेच दिए, तो 5 1-1 लाख वाले एंड 10 2 लाख वाले। आर यू गेटिंग इट? तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऐसी होगी, मतलब स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करके रखा जाएगा आपके फिजिकल गोडाउन में कि ये गुड्स कौन से कॉस्ट से हमने खरीद के रखे थे, एंड उसके हिसाब से ही उसकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगी। बट इमेजिन अ किराना स्टोर यूजिंग दिस मेथड, n number of items are there and that too purchased again and again। तो मान लो गेहूं उसने खरीदे हैं 4 बार इस साल में, तो 4 बार का 4 रेट इसको अलग से लिखना पड़ेगा कि ये इस रेट से खरीदा है, ये इस रेट से खरीदा है, और इसके पास इतने आइटम्स होते हैं, n नंबर ऑफ आइटम्स ही सेल्स। तो इट इज वेरी इंपॉसिबल टू यूज दिस मेथड। तो वो क्या करता है, ये गुड्स इंटरचेंजेबल मानता है, तो सब गेहूं एक दूसरे में मिक्स कर देगा। लेकिन उस केस में रेट कौन सा यूज करना है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करने के लिए, वो डिपेंड करता है फीफो लीफो नहीं तो एवरेज कॉस्ट के ऊपर। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है ना? तो गुड्स इफ नॉट इंटरचेंजेबल यूज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड मतलब TTMM, तेरा तेरा मेरा मेरा कॉस्ट। डू गेट इट? जिस रेट से खरीदा है उसी रेट से वैल्यू होगा। यानी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये खरीदा कितने में था, ये लॉट कितने में खरीदा था, और जो गुड्स बचे हैं गोडाउन में वो कौन से लॉट में से है, ये भी आपको पता करना पड़ेगा। यानी आपको इनडायरेक्टली वो गुड्स फिजिकली सेपरेट करके रखने पड़ेंगे। यानी मैंने 10 रुपए में कैलकुलेटर खरीदा और मान लो ये कैलकुलेटर्स आर नॉट इंटरचेंजेबल, तो 10 वाले कैलकुलेटर में एक कोने में रखूंगा, 12 वाले कैलकुलेटर में एक कोने में रखूंगा। 10 वाले कैलकुलेटर से गुड्स बेचा है तो वो उससे कम हो जाएगा, तो बचे हुए कैलकुलेटर्स का वैल्यूएशन 10 रुपए से होगा। एंड 12 वाले कैलकुलेटर से बेचा तो 12 रुपए के वैल्यूएशन के हिसाब से बचे हुए कैलकुलेटर्स वैल्यू हो जाएंगे। यानी आपको गोडाउन में ये मार्क करके रखना पड़ेगा कि ये खरीदा कितने में है, और उस स्टॉक को अलग करके रखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। मोस्टली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि बेचे हुए गुड्स कहां से बेचे हैं वो उन्हीं को बताना पड़ेगा। तो जो स्टॉक में रहते हैं गुड्स उसका वैल्यूएशन एकदम आसान हो जाएगा। मतलब आपको इंस्टीट्यूट बताएगा कि हमने 10 रुपए में 1000 नग्स खरीदे, उसी 10 रुपए के लॉट में से हमने 800 नग बेचे, तो 200 स्टॉक में जो बचे उसका वैल्यूएशन कितने रेट से करोगे? 10 रुपए से करेंगे। इट्स वेरी वेरी सिंपल। दैट्स व्हाई इंस्टीट्यूट जनरली डोंट आस्क क्वेश्चन ऑन दिस कैटेगरी। कौन सा? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। मोस्टली कहां पे यूज किया जाता है? जहां पे आइटम्स आर नॉट इंटरचेंजेबल, एक दूसरे के साथ हम आइटम्स रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको अलग अलग ही रखना पड़ता है। बट यूनिक नेचर का प्रोडक्ट खरीदते हो बेचते हो तो योर आइटम्स आर इंटरचेंजेबल। तो फिजिकली आप गोडाउन में सब गुड्स मिक्स करके रखोगे, बट ऑन पेपर उसको अलग रखना है बाय यूजिंग फीफो मेथड
लिफो मेथड या फिर आप एवरेज कॉस्ट मेथड भी यूज कर सकते हो। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज। एक राइट डाउन, एग्जाम्पल। A manufacturer has following records of purchase of condensers. Which he uses which he uses while manufacturing radio sets. Date, quantity, price per unit. लिख रहे हो सब लोग मेरे साथ? December 4, quantity 900 units, price per unit 50 rupees. December 10, quantity 400 units, price per unit 55 rupees. December 22, quantity 300 units, price per unit 55. December 11 कर दो, सॉरी 22 नहीं, December 11 कर दो. December 19, quantity 200 units, price per unit 60 rupees. December 28, quantity 800 units, price per unit 47. Can anyone tell me total quantity purchased? चलो फटाफट कैलकुलेटर पे कर दो टोटल क्वांटिटी. टू 2600 यूनिट्स. तो दिसंबर महीने में हमने 2600 यूनिट्स खरीदे हैं. बेसिकली ये कौन सा स्टॉक है, किसके लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरर के लिए, ट्रेडर के लिए? मैन्युफैक्चरर के लिए. और मैन्युफैक्चरर का ये किस प्रकार का स्टॉक है, रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स? रॉ मटेरियल है. ये एक कंपोनेंट खरीदता है कंडेंसर नाम का, जो रेडियो बनाने के लिए यूज किया जाता है. अब जितने रेडियो बनाएगा उतना ये कंडेंसर यूज करेगा. इज इट राइट? फाइन. तो लिखेंगे ड्यूरिंग द मंथ, अगले लाइन पे लिखना है आपको. ड्यूरिंग द मंथ of December, following are the issues of material. Following are the issues of material. Date, quantity.
डेट December 5, क्वांटिटी 500 यूनिट्स, December 20, क्वांटिटी 600 यूनिट्स, December 29, क्वांटिटी 500 यूनिट्स, टोटल क्वांटिटी 1600 यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, फाइन। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। on 31st December, and material consumed during the month of December. Using number 1 FIFO method, 2 LIFO method, 3 weighted average cost. मेथड। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, देखो दिसंबर महीने का डेटा आपको दिया है जिसमें आपने दिसंबर 4 को कितने यूनिट खरीदे, 900 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से। ये आपके गोडाउन में आ गए हैं। 50 रुपए का कॉस्ट कैसे निकाला है, इसमें हम उस कंडेंसर का कॉस्ट भी पकड़ेंगे प्लस ऑल एक्सपेंसेस विच वी हैव इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन। वो सारे खर्चे हमने इकट्ठा किए, डिवाइडेड बाय 900 यूनिट कर दिया, आपको प्राइस पर यूनिट मिल गया। आर यू गेटिंग इट? तो ये टोटल कितने रुपए में आया, देखो 900 यूनिट इंटू 50 रुपए, 45,000 रुपीज इसकी खरीदी की कीमत होगी। तो मान लो ऐसा भी हो सकता है कि इस 45,000 में से 40,000 कंडेंसर की कीमत है और 5,000 उसका अपने प्रीमाइसिस तक लाने का फ्रेट है। ऐसा 45,000 इक्वेट किया, डिवाइडेड बाय 900 यूनिट कर दिए, रेट कितना आया, 50 रुपीज पर यूनिट। मतलब इस रेट को निकालते समय हमने बाकी के खर्चे भी इंक्लूड किए हैं। कॉस्ट का डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया है, तो ये सब इसमें है। डू यू गेट इट माय फ्रेंड्स? फाइन। अब ये दिसंबर 4 को मेरे पास कितने यूनिट्स रहेंगे गोडाउन में, इन्वेंट्री में 900 यूनिट। तो दिसंबर 4 का क्लोजिंग स्टॉक बता दो। 900 यूनिट, 50 रुपए उसका भाव है, 45,000 रुपीज इज द क्लोजिंग स्टॉक। यानी दिसंबर 4 को अगर आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो 45,000 विल बी द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? अरे बोलो। दूसरी चीज, अगला परचेज डायरेक्टली दिसंबर 10 को हुआ, लेकिन दिसंबर 5 को हमने गुड्स इशू किए हैं प्रोडक्शन के लिए। रेडियो बनाने के लिए कितने कंडेंसर्स भेज दिए गए, 900 में से 500 भेज दिए गए। तो बचा कितना स्टॉक, 400 यूनिट। कौन से लॉट का है, 50 रुपए वाले लॉट का है। तो उसका कॉस्ट कैसे निकालोगे, 400 यूनिट्स इंटू 50 रुपए। आर यू गेटिंग इट? तो ये मेथड जो अभी यूज हो रहा है यहाँ पे, मतलब इनफैक्ट मेथड के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लॉट में सिर्फ 50 वाले ही गुड्स है, तो हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला मटेरियल हमने खरीदा 400 यूनिट 10 तारीख को और 55 रुपए में खरीदा, ठीक है ना। तो अब हो गए कितने गुड्स, पहले वाले 400 और ये वाले 400, 800 यूनिट हो गए, जिसमें से 400 पहले वाले जो है वो 50 से खरीदे हुए हैं और दूसरे वाले जो है वो 55 से खरीदे हुए हैं। सभी बच्चों के दिमाग में ये घुस रहा है? हाँ। अब 10 तारीख के बाद 11 तारीख को और मटेरियल खरीदा 300 यूनिट का 55 रुपए के हिसाब से। आर यू गेटिंग इट? मतलब अब मेरे पास कितने लॉट है, वैसे 2 ही लॉट है, एक 50 वाला एक 55 वाला। 50 वाले में 400 यूनिट्स है, 55 वाले में 700 यूनिट्स है। उसके बाद दिसंबर 19 को और एक लॉट खरीदा 200 का, अब 3 लॉट हो गए, 50 55 60। एंड दिसंबर 20 को मैंने 600 यूनिट इशू कर दिए।
अब सवाल यह है कि ये 600 यूनिट कौन से लॉट में से इशू करोगे। फिजिकली ये देखा नहीं जाएगा, फिजिकली दीज गुड्स आर इंटरचेंजेबल, दैट्स व्हाई दे विल बी केप्ट इन मिक्स्ड फॉर्म। आर यू गेटिंग इट? गोडाउन में स्टोर कीपर आएगा, जो हाथ में लगेंगे गुड्स उसमें से 600 यूनिट उठाएगा और प्रोडक्शन के लिए भेज देगा, बात खत्म। बट हमें सवाल यह है कि क्लोजिंग स्टॉक अब हम 50 रुपए के लॉट में से दिखा दें। अब स्टॉक कितना रह गया जरा बोलो, पहले 400 प्लस दूसरे 400 प्लस 300 800 1100 1300 का स्टॉक था मेरे पास ये इशू करने के पहले। ये इशू करने के पहले 1300 यूनिट का स्टॉक था, जिसमें से 600 यूनिट मैंने इशू कर दिए, तो बचा 700। तो 700 यूनिट्स का स्टॉक है, कौन से लॉट से उसको वैल्यू करूं? 50 के रेट से वैल्यू करूं या 55 के या 55 के या 60 के? वो डिपेंड करेगा आप कौन से मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट हियर। हम लोग मेथड का प्रयोग कब करेंगे? अगर एक से ज्यादा लॉट वाले गुड्स हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक में। आर यू गेटिंग इट? तो चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट्स प्रिपेयर स्टोर लेजर। ओके, रिकॉर्ड कैसे बनाए जाते हैं वो अब हम सीखेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला जाता है वो भी हम लोग साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं। लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट भूलना नहीं है, ये जो परचेस के रेट्स निकाले हैं पर यूनिट, ये कैसे निकाले हुए हैं, इसमें कौन से खर्चे जुड़े हुए हैं? ऑल कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग दैट पर्टिकुलर इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन। ओके फाइन, तो राइट डाउन, पहला आंसर हम लिखेंगे फीफो मेथड से। अगले लाइन पे लिखना है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक by preparing store ledger। date, particulars, receipt, issue, बैलेंस। वेट हर एक कॉलम में हमें तीन तीन कॉलम्स बनाने हैं, क्वांटिटी रेट, अमाउंट, क्वांटिटी रेट, अमाउंट, क्वांटिटी रेट, अमाउंट। Shall we start?
चलो, तो दोस्तों दिसंबर 4 को पहला परचेस किया गया है, राइट। दिसंबर 4 को लिखेंगे परचेसेस। हाँ जी, तो परचेसेस में क्वांटिटी कितनी लिखेंगे? क्वेश्चन सब लोग अपने सामने रखोगे? हाँ जी, चलो क्वेश्चन आपके सामने है सब लोगों के, फाइन। तो दिसंबर 4 को परचेसेस हुए हैं, क्वांटिटी देखो यहाँ पे 900 यूनिट्स, रेट है 50 रुपए। अमाउंट झट से कैलकुलेटर पे निकालेंगे, 900 इंटू 50, 45,000। इशू कॉलम में डैश, 4 तारीख को कोई भी इशू नहीं है, तो 4 तारीख को स्टॉक रहेगा 900 यूनिट का, 50 रुपए के अनुसार 45,000। डू यू ऑल एग्री विद दिस माय फ्रेंड्स? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देना है, 4 तारीख का अकाउंटिंग ओवर। ये रिकॉर्ड बनाया जाता है, स्टॉक वैल्यूएशन ऐसे होता है। आपको ये डायरेक्टली 45,000 रुपीज का अमाउंट बताया जाता है, बैलेंस शीट डेट पे जो दिया जाता है ना स्टॉक, वो इस रिकॉर्ड से कैलकुलेट करके दिया जाता है। इज इट क्लियर टू यू? अरे बोलो। चलो अगले लाइन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दिसंबर 4 के बाद अगला ट्रांजैक्शन है दिसंबर 5 को। क्या लिखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स में? इशू ऑफ मटेरियल। और कौन से कॉलम में लिखेंगे, रिसीट या इशू के कॉलम में? इशू के कॉलम में। क्वांटिटी 500। रेट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, 50 रुपए का रेट ही लगना चाहिए। तो 500 इंटू 50, ये हुआ आपका मटेरियल कंजम्पशन फॉर दिसंबर 5। कितने रुपए का कंजम्पशन हुआ? 25,000 रुपए। आज तक कंजम्पशन कैसे निकाल रहे थे आप लोग? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। बट ये भी एक तरीका है, जो मटेरियल आप प्रोडक्शन के लिए इशू करते हो इनटू दैट मटेरियल का रेट इज इक्वल टू कंजम्पशन। तो 500 कंडेंसर भेजे 50 रुपए वाले, तो कंजम्पशन कितने कंडेंसर का हुआ? 25,000 रुपीज के कंडेंसर का कंजम्पशन हुआ। ओके, बाद में हम वो वाला फॉर्मूला भी यूज करके देखेंगे, टोटल में कंजम्पशन सही आता है कि नहीं आता है। अभी तो फिलहाल दिसंबर 5 का कंजम्पशन नहीं ये वाला। अब स्टॉक कितना रहेगा? 450 रुपए के हिसाब से 20,000। इसका भी एक लाइन ड्रॉ कर दो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिसंबर 5 के बाद अगला ट्रांजैक्शन कब हुआ? दिसंबर 10, 400 यूनिट खरीदे। क्वांटिटी 400, अमाउंट 55, 22,000। करेक्ट है क्या? देन दिसंबर 11, क्योंकि अगला उसके बाद इशू कब हुआ है? डायरेक्टली दिसंबर 20 को हुआ है। बात पकड़ में आ रही है क्या? देखो क्वेश्चन देखो दोस्तों, दिसंबर 10 के बाद इशू डायरेक्टली, दिसंबर 5 के बाद इशू डायरेक्टली कब हुआ है? दिसंबर 20 तक। तो दिसंबर, हमें क्रोनोलॉजिकल सब रिकॉर्ड करना पड़ता है ना अकाउंट्स में। तो दिसंबर 10 के बाद कौन सा ट्रांजैक्शन आएगा? 11 तारीख का। तो 11 का और क्या हुआ है? परचेसेस। हाँ बट बेटा वेट वेट, ये जब हमने गुड्स खरीदे
10 तारीख को, तो हमारे पास पहले से कितने यूनिट थे? 400 यूनिट। 50 रुपए के हिसाब से उसका वैल्यूएशन 20,000 रुपये आ रहा था। और अब ये नए 400 यूनिट खरीदे जिसका वैल्यूएशन 55 रुपए के हिसाब से 22,000 आएगा। इज इट राइट? बराबर है क्या? तो मैं अगर आपको टोटल कॉस्ट पूछता हूं कि दिसंबर 10 को स्टॉक कितने रुपए का है, तो कितना बोलोगे? 42,000। क्लियर है क्या? तो ऐसे स्टॉक की फिगर निकाली जाती है। और ये कॉस्ट है या एनआरवी है? कॉस्ट है। ये सब खरीदे हुए कॉस्ट के हिसाब से ही हम स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं। मतलब स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए आपने कौन सा रेट यूज किया? हिस्टोरिकल कॉस्ट रेट। इसीलिए इन मेथड्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड बोला जाता है। ओके, अरे बोलो ना। चलो फाइन। तो 10 तारीख का अकाउंटिंग ओवर। अब दिसंबर 11 को और मटेरियल खरीदा, 300 यूनिट खरीदे 55 रुपए में। अमाउंट कितना आया? 16,500। मेरे पास गोडाउन में ऑलरेडी स्टॉक कितने यूनिट्स का है? 400 यूनिट का। 50 रुपए के हिसाब से 20,000। और 55 का पहले से ही लॉट है और ये भी 55 में खरीदा हुआ है, तो ये मैं मिक्स कर सकता हूं। 700, 55 रुपए, 38,500। आप चाहते हो तो उसको भी अलग अलग दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डू यू गेट इट माय फ्रेंड्स? बट रेट सेम है तो मैं बोलता हूँ मर्ज कर दो ना, क्यों अलग अलग लाइन पे लिखोगे? चलो दिसंबर 11 के बाद अगला ट्रांजैक्शन दिसंबर 19 को हुआ है, परचेसेस का ही। What is the quantity purchased? 200. Rate is 60 rupees. Amount is 12,000। अब तो मेरे पास 3 स्टॉक हो गए। 400 यूनिट जो 50 रुपए से खरीदे थे, 20,000 रुपए। 700 यूनिट जो 55 रुपए से खरीदे थे, 38,500। एंड 200 यूनिट जो 60 रुपए से खरीदे हैं, 12,000। तो मैं अभी आपको स्टॉक पूछूं, दिसंबर 19 के एंड में कितने स्टॉक था मेरे पास? 20,000 प्लस 38,500 प्लस 12,000, तो 70,500 का स्टॉक दिखाना पड़ेगा फाइनेंशियल्स में। आर यू ऑल गेटिंग दिस माय फ्रेंड्स? चलो अब आगे बढ़ता है, इसको भी एक लाइन मार देते हैं। एक दिन खत्म हो गया, चलो दिन का स्टॉक हम इमीडिएटली कैलकुलेट करते हैं। अब दिसंबर 20 को क्या हुआ है? मटेरियल इशू कर दिया। कितने यूनिट्स इशू कर दिए? 600 यूनिट। तो यहाँ पे लिखेंगे इशू। अब 600 यूनिट कौन से लॉट से इशू करने हैं? परचेस कॉलम में डैश 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 कर दो। 600 यूनिट कौन से कॉलम से इशू करने हैं? कौन से रेट वाला मटेरियल इशू करना है? तो मेथड हमारा कौन सा है? पहले जो आया वो पहले इशू करो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले कौन सा इन है? 400 यूनिट है, तो पहले ये 400 यूनिट प्रोडक्शन के लिए भेज दो, जिसका रेट कितना लगाओगे आप लोग? 50 रुपए। और अमाउंट कितना आएगा? 20,000। टोटल 600 यूनिट इशू करना है, तो अगले 200 यूनिट कौन से लॉट में से इशू करे जाएंगे? 55 वाले लॉट से इशू करे जाएंगे। तो 200 यूनिट 55 वाले लॉट से गए, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना हो गया? 11,000। यानी इस बार जो 600 यूनिट हमने प्रोडक्शन के लिए भेजे उसका मटेरियल कॉस्ट कितना हो गया? 31,000। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ये 31,000 जाता है, याद रखना। ऐसा पूरे महीने का, पूरे साल का कंजम्पशन हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को भेज देते हैं। ओके, अब ये तो दिसंबर 20 का कंजम्पशन है। मैं आपको दिसंबर महीने का कंजम्पशन अगर पूछूं तो आप क्या करोगे? 20 प्लस 11 प्लस 25,000। ओके फाइन। दोस्तों ध्यान से सुनना, अब 400 वाला लॉट पूरा का पूरा खत्म हो गया। 700 वाले लॉट में से 200 इशू कर दिए, तो बचे 500, जिसका रेट 55 रुपए के हिसाब से कितना आता है? 27,500। एंड 200 वाले लॉट को हमने हाथ ही नहीं लगाया, तो उसमें से 60 रुपए का जो वैल्यू था पहले, उसके हिसाब से ये 12,000 में दिख जाएंगे गुड्स। बोलो हाँ या ना?
दोस्तों समझ में आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 20 के बाद अगला आइटम क्या है? दिसंबर 28 तारीख को परचेसेस है एंड 29 तारीख को इशू किया है मटेरियल, तो दिसंबर 28। परचेस, व्हाट इज द क्वांटिटी परचेस्ड हियर? 800 यूनिट्स एंड रेट इस बार 47 रुपीज हो चुका है, तो इट इज 37,600। इशू कॉलम में डैश 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 एंड स्टॉक के कॉलम में अब पहला लॉट 500 का 55 रुपए के हिसाब से 27,500 का हो जाएगा। दूसरा लॉट 200 यूनिट का 60 रुपए के हिसाब से 12,000 हो जाएगा। एंड तीसरा लॉट 800 यूनिट का 47 रुपीज के हिसाब से 37,600 हो जाएगा। बच्चों बोलो ना, कुछ दिमाग में घुस रहा है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 28 के बाद अगला ट्रांजैक्शन कब हुआ? दिसंबर 29 को। क्या ट्रांजैक्शन हुआ है? इशू कर दिया कितने यूनिट्स को? 500 यूनिट को। कौन से लॉट से इशू करने हैं? पहला लॉट पूरा इनफ है हमारे पास, 55 रुपए, 27,500। तो इस लॉट से कुछ भी गुड्स नहीं रहेंगे, तो बचेंगे मेरे पास दो लॉट्स, 200 रुपए, 200 यूनिट 60 रुपए वाले 12,000 एंड 800 यूनिट 47 वाले 37,600। तो दोस्तों ये दिसंबर महीने के ट्रांजैक्शन है। 31 दिसंबर को क्या पोजीशन होगा? यही पोजीशन होगा। तो यहाँ पे हम 31 दिसंबर को बैलेंस लिखेंगे, 1000 यूनिट का स्टॉक है, रेट डैश कर दो क्योंकि इंडिविजुअल रेट्स हमारे पास अवेलेबल है। टोटल कॉस्ट आएगी 37,600 प्लस 12,000, 49,600। तो क्लोजिंग स्टॉक समझ में आया आपको? तो लिखेंगे 31 दिसंबर 2000 डैश 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 इज इक्वल टू रुपीज 49,600। and material consumed is equal to टोटल करो 25,000 प्लस 20,000 प्लस 11,000 प्लस 27,500। कितना आता है? 83,500। सही है ना? अब एक काम करो ना, परचेसेस की भी टोटल ले लो ना, अमाउंट कॉलम की, रिसीट कॉलम के अमाउंट की टोटल एंड इशू कॉलम के अमाउंट की टोटल अभी अभी हमने करी ना, 83,500। परचेस कितने का आता है? 1,33,100।
इज इट राइट? हाँ, आज तक हम मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते थे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दोस्तों ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना है? 0। परचेसेस की टोटल कितनी है? 1,33,100। और मेरे पास जो स्टॉक बचा है उसकी रुपयों में वैल्यू कितनी है? 49,600। तो 133,100 माइनस 49,600, 83,500 आ रहा है क्या? और ये 83,500 क्या है? जो मटेरियल आपने प्रोडक्शन के लिए इशू किया उसका टोटल। तो आई होप आपको अभी कंजम्पशन समझ में आ रहा है। ओके। और कंजम्पशन का वैल्यूएशन आपने कौन से मेथड से किया है? फीफो मेथड से। अगर यहाँ पे लिफो यूज करते हो तो ये फिगर बदलेगा, स्टॉक भी बदलेगा। लेकिन ओके, अब लिफो से यही सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है। शैल वी स्टार्ट? तो लिखेंगे नंबर 2, इज देयर एनी डाउट इन एनी कैलकुलेशन टिल नाउ? Do you understand what process they follow for valuing closing stock? It was very simple adjustment because they were used to calculate closing stock figure and they were used to give it to you. समझ में आ रहा है क्या? But now in future when you start your own business you have to value your closing stock on your own. So this is how you value. Okay, this much detailed record is to be maintained. आप डीमार्ट स्टोर को कभी गए हो क्या खरीदी करने के लिए? कुछ गए होंगे ऑफ कोर्स, राइट? तो दोस्तों वहां पे बिलिंग काउंटर पे जो स्कैनिंग मशीन लगाया होता है ना, वो जैसे ही स्कैन करता है उतना मटेरियल इशू कॉलम में जाके पड़ता है एंड बैलेंस अपडेट हो जाता है कंप्यूटराइज सिस्टम में। जैसे ही वो मटेरियल खरीदते हैं वो पहले स्कैन करते हैं, शेल्फ पे लाने से पहले वो मटेरियल स्कैन करके अंदर लिया जाता है। या फिर उनका सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम जो परचेस ऑर्डर प्लेस करता है ना, उतना मटेरियल रिसीट होने के बाद ऑटोमेटिकली परचेस कॉलम में रिकॉर्ड कर देता है। तो कंप्यूटराइज सिस्टम में जब रिसीट होती है तो ऐसे ही रिकॉर्ड की जाती है। इशू होता है मटेरियल या फिर सेल होता है, इशू ऑब्लिक सेल। इशू किस केस में? मैन्युफैक्चरर के केस में। सेल किस केस में बोलोगे? ट्रेडर के केस में। ट्रेडर जब गुड्स बेचेगा तो इशू कॉलम में गुड्स की क्वांटिटी इनटू उसका कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा यहाँ पे आपको। ये कॉलम की टोटल जब करोगे आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आर यू गेटिंग इट? एंड क्लोजिंग स्टॉक अपने आप सिस्टम में पता चल जाता है। किसी मेडिकल शॉप में जाते हो दवाइयां खरीदने के लिए, तो मेडिकल वाला पहले काम क्या करता है? कंप्यूटर पे जाके देखता है कि वो दवाई है कि नहीं है, मतलब उसका रिकॉर्ड हमेशा अपडेटेड होता है। जैसे ही वो आपको वो टैबलेट्स बेचता है उतनी एंट्री मार देता है वहां पे। एंट्री डायरेक्टली इशू कॉलम में जाके पड़ती है, उसका रिस्पेक्टिव कॉस्ट लिफो फीफो एवरेज कॉस्ट के अनुसार लग जाता है और उतने रुपए की क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कम हो जाती है। आर यू गेटिंग इट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ योर प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू। इस पे क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा। हमने जो ऊपर की बातें की एनआरवी वगैरह, उस पे मोस्टली क्वेश्चन नहीं आते, बट ये एरिया पे क्वेश्चन टेस्ट किया जा सकता है। और एक इसके बाद एक एरिया पढ़ने वाले हम लोग, उस पे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखते हैं। आसान होता ही है, प्रैक्टिकल एग्जांपल जितने हैं उतने आपको पक्के करने हैं। डू यू गेट इट? चलो आगे बढ़ू मैं। फाइन, अब क्या करना है? फीफो मेथड से सॉल्व हुआ, अब लीफो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी लीफो मेथड लिखो पहले। लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक by preparing store ledger।
format is same, date, particulars, receipt, issue, बैलेंस। रिसीट्स में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। बैलेंस में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। Shall we start? Again, same question. Keep it in front of you. First transaction is on December 4. Purchases. In which column you are going to write? Receipt column, 900 quantity, 50 rupees rate, 45,000 amount. Stock will be 900, 50, 45,000. On the very next day, December 5, there is a issue of material. And now there is no problem because there is only one lot. बराबर है ना? So this will be issued out of the new lot only. So balance remaining 400, 50 rupees, 20,000. करेक्ट है क्या दोस्तों? देन अगला ट्रांजैक्शन दिसंबर 10 को हुआ, परचेसेस, ₹400 यूनिट, 55 रुपए के हिसाब से 22,000। इशू कॉलम में डैश डैश डैश। स्टॉक जैसे आया वैसे ही लिखना है। पहले ये 50 वाले यूनिट आए थे 20,000 रुपए के, एंड फिर अब ये 400 यूनिट आए हैं 55 रुपए के, 22,000 रुपीज टोटल कॉस्ट। अब अगर मान लो अगले तारीख को इशू आ जाता है मटेरियल का, तो कौन से लॉट में से इशू करोगे? सेकेंड लॉट में से पहले इशू करेंगे। बट अगला ट्रांजैक्शन कौन सा है? दिसंबर 10 के बाद दिसंबर 11 परचेस का ही है, कोई दिक्कत नहीं, परचेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। क्वांटिटी परचेस्ड 300, रेट 55, 16,500। स्टॉक में 400 का 50 रुपीज के हिसाब से 20,000 लॉट ए। एंड नाउ 55 वाले दोनों लॉट मर्ज कर देता हूं मैं। अलग अलग रखोगे तो भी चलेगा, मर्ज करोगे तो बेटर रहेगा। $38,500।
क्या सभी बच्चों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई? फिर नेक्स्ट दिसंबर 19 को और एक परचेस हुआ। कितनी क्वांटिटी? 200, रेट 60 रुपए, 12,000। स्टॉक रहेगा 400 यूनिट्स 50 रुपीज के हिसाब से 20,000, 700 यूनिट्स 55 रुपीज के हिसाब से 38,500, एंड 200 यूनिट 60 रुपए के हिसाब से 12,000। दिसंबर 19 के बाद अगला ट्रांजैक्शन दिसंबर 20 को हुआ। इशू, यू रिकॉर्ड इट योरसेल्फ, लीफो मेथड यूज करना है।
हो गया। तो दोस्तों कितने मटेरियल इशू किया है यहाँ पे दिसंबर 20 को ना, 600 यूनिट्स। कौन से लॉट में से इशू करना पड़ेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो लास्ट ये वाली क्वांटिटी आई थी हमारे पास, 200 यूनिट पहले इशू कर दिए जाएंगे। बराबर है क्या, जिसको 60 रुपए का रेट लगेगा 12,000, और फिर बचे हुए 400 यूनिट 55 वाले लॉट से इशू किए जाएंगे 22,000। करेक्ट है क्या, फाइन। फिर बैलेंस रहेगा ये हो गया, ये हो गया 300 यूनिट, सॉरी पहले 400 यूनिट एज इट इज रहेंगे 50 वाले लॉट के 20,000 रुपए, और ये 700 में से बचेगा 355 रुपए के हिसाब से 16,500। इज एवरीवन गेटिंग दिस? सही है क्या, फाइन। दिसंबर 20 को हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है दिसंबर 28, परचेस 800 यूनिट, रेट होगा 47, 37,600। ये वाले स्टॉक सेम रहेंगे, एंड ये 800 यूनिट यहाँ पे रहेंगे 47 रुपीज के हिसाब से 37,600। दिसंबर 31, नहीं दिसंबर 29 इशू। हाँ जी बोलिए, कितने यूनिट इशू करने हैं? 500 यूनिट, और इसको रेट लगाया जाएगा 47 का, तो ये 23,500। एंड फिर बचेंगे सेम 400 यूनिट 50 रुपए वाले। ये सीक्वेंस आपको सेम ही रखना है, 20,000, देन 300 यूनिट 55 वाले 16,500, एंड 300 यूनिट 47 रुपीज वाले। करेक्ट है ना, 14,100। दिसंबर 31 तक कोई दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम डायरेक्टली अब टोटल ले सकते हैं। परचेस का टोटल तो सेम ही रहेगा ना दोस्तों, कितना आया 1,33,100, बट कंजम्पशन का टोटल बदल गया क्या, व्हाट इज इट, 82,500। एंड स्टॉक बढ़ गया क्योंकि स्टॉक में ज्यादा रेट वाला यूनिट रह गया। पिछले वाले मेथड में 47 के ज्यादा यूनिट्स थे और 50 वाले यूनिट्स ही नहीं थे, बट इस वाले मेथड में 47 वाले कम यूनिट्स रहेंगे और 50 वाले ज्यादा रहेंगे, तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी लेकिन कंजम्पशन घटेगा। ओके फाइन। तो आप लोगों ने दोनों नंबर्स कैलकुलेट किए, इसके बाद कौन से दो नंबर्स कैलकुलेट करने, क्लोजिंग स्टॉक। तो लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक अंडर फीफो लीफो इज इक्वल टू 50,600। and material consumed is equal to
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो जीरो है, परचेसेस कितने हैं 133 100 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 50,600। 82,500। इज दिस राइट? फाइन। आई होप आप लोगों को लीफो मेथड भी समझ में आ चुका है। ओके, नाउ कैन वी सॉल्व दिस सेम क्वेश्चन यूजिंग एवरेज कॉस्ट मेथड। अब ये देखना ही नहीं है कि कौन से लॉट में से इशू किया है, डायरेक्टली रेट में एडजस्टमेंट कर देना है। कैसा होता है ये एडजस्टमेंट मैं आपको बताता हूँ। चलो, अब यही सेम क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तीसरे मेथड से, यानी एवरेज कॉस्ट मेथड, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। Shall we start? Date, particulars, receipts, issue, balance। यस, यस। शुरू करें? फाइन। तो तारीख है December 4। परचेसेस क्वांटिटी 400, अमाउंट सॉरी क्वांटिटी 900, अमाउंट 50 रुपीज पर यूनिट, टोटल 45,000। यस, कम इन। बैलेंस 900 यूनिट्स, 50 रुपीज, 45,000। इस मेथड में हमें करना क्या है, आप एक काम करो, नहीं जब अगला परचेस होगा तब डिस्कस करेंगे। December 4, उसके बाद
इशू कब है? दिसंबर 5 इशू। कौन से लॉट में से किया जाएगा? अभी एक ही लॉट है तो टेंशन ही नहीं है। 550 रुपए रेट, 25,000, बैलेंस बचेगा 450 रुपए रेट, 20,000। समझ में आया? चलो आगे बढ़ू क्या? नेक्स्ट, दिसंबर 11, दिसंबर 10, फिर से परचेसेस, क्वांटिटी 400, करेक्ट है ना? रेट 55, 22,000। ओके फाइन, डैश डैश डैश। अब दोस्तों यहां पे ध्यान देना है, वेन एवर न्यू परचेस इज मेड आपको रेट एवरेज करके लेना है, इसीलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। अब हमें लॉट्स अलग अलग बुक्स में भी नहीं रखने हैं, फिजिकली तो हम अलग अलग रखते ही नहीं है, क्योंकि ये गुड्स कौन से है? इंटरचेंजेबल है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? तो सर ये एवरेज करना कैसे है? कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कर दो, 400 प्लस 400 800 हो गई, और कॉस्ट में कॉस्ट ऐड कर दो, 22,000 प्लस 20,000 42,000, and this balance figure will be your revised rate, which you will be using in future for the purpose of issue of material. Are you getting it? तो 42,000 रुपीज खर्च करके मेरे पास 800 यूनिट्स आए। यस, इसका मतलब मेरा एवरेज रेट कितना हो गया? 52.50। ये स्टार मार्क मैंने यहां पे लगाया ना, मार्जिन में एक नोट लिखो स्टार मार्क। गो टू द मार्जिन, give a star mark over there, and please write down, after every new purchase, after every new purchase this rate will be amended. After every new purchase this rate will be amended. This rate will be amended to calculate this rate. Add amount and quantities, add amount as well as quantities, ऐसा लिखो, एंड मत लिखो, add amount as well as quantities of two lots, sorry, add amount as well as quantities of lots available, add amount as well as quantities of lots available, and divide total amount divided by divide total amount by total quantities, and divide total amount by total quantities. डिवाइड टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटीज। ओके फाइन। अब मतलब आगे जब मटेरियल इश्यू होगा
तो हम कौन सा रेट लगा देंगे 52.50 का, 52.50 का। इज इट राइट? अरे बोलो। चलो दिसंबर 10 का एडजस्टमेंट ओवर। फिर अगला तारीख कौन सा है? दिसंबर 11। फिर से गुड्स खरीदे हैं। अरे बोलो। क्वांटिटी 300 यूनिट्स, रेट 55, 300 इंटू 55 16,500, 800 प्लस 300 1100 एंड 42,000 प्लस 16,500 58,500 डिवाइडेड बाई 1100। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो दिस टाइम रेट वुड बी 53.18। ओके, आई होप आपको कैसे समझ में आ रहा है, ये कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। ये 42,000 में अमाउंट ऐड करना है। दो लॉट्स हो गए ना मेरे पास अभी, और क्वांटिटीज में क्वांटिटीज अपडेट कर दो। टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी विल गिव यू रेट। चलो जी आगे बढ़ू क्या? नेक्स्ट डेट को और एक परचेस है। दिसंबर 11 का हो गया, दिसंबर 19। परचेसेस 200 यूनिट, 60 रुपए, 12,000। 1300, 58,500 प्लस 12,000, 70,500। रेट कितना आएगा? 54.23। 23 करेक्ट है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 19 के बाद अगला ट्रांजैक्शन है दिसंबर 20। इशू हाउ मेनी यूनिट्स? 600 यूनिट्स। अब रेट कौन सा लगाओगे? 54.23 और यहाँ पे अमाउंट निकालोगे 32,538। अब बैलेंस कितना बचेगा? 1300 में से अब माइनस करना है 600, तो 700 की क्वांटिटी बचेगी और अमाउंट कितना बचेगा? 70,500 माइनस 32,538। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। 37,962। हाउ दिस इज कैलकुलेटेड? आप चाहिए तो यहाँ पे लिख के रख सकते हो 70,500 माइनस 32,538। नहीं तो आप एरो करके रखो पेंसिल से, दिस माइनस दिस। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू दिस। और अब रेट निकालो 37,962 डिवाइडेड बाय 700, तो रेट आएगा 54.23। बराबर है क्या? थोड़ा बहुत बदल भी सकता है ये रेट, बदला तो भी टेंशन नहीं लेना है। ओके, अरे बोलो ना। चलो उसके बाद दिसंबर 28 को और एक परचेस हुआ। whenever new purchase is there you have to update the rate। 800 यूनिट खरीदे 47 के हिसाब से, एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा ना। अब सस्ते में खरीदा गुड्स, तो अब 700 प्लस 800 कितने यूनिट हो गए? 1500 यूनिट्स एंड 37,962 प्लस 37,600 75,562 डिवाइडेड बाय 1500 50.38।
37, 8 कर दो 8, बिकॉज 7 4 6 है ना, तो 6 की वजह से वो 5 हो जाएगा, 5 की वजह से ये 8 हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। और फिर दिसंबर 28 के बाद दिसंबर 29 को इशू ऑफ मटेरियल है। हाउ मेनी यूनिट्स? 500 यूनिट, जिसको रेट लगाना है 50.38, 25,190। 1500 में से 500 गए, बचे 1000, इज इट राइट। और 75,562 में से 25,190 गया, तो बचा 50,372 डिवाइडेड बाय 1000, 50.37, नो प्रॉब्लम। 0.1 का फर्क पड़ रहा है, ज्यादा टेंशन मत लेना, ओके। थोड़ा इसमें राउंडिंग करना पड़ता है, देयर इज नो अदर ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ अस। हम रेट ही एवरेज कर रहे हैं, मतलब ये देखेंगे ही नहीं कि कौन से लॉट से मटेरियल भेजा है वगैरह वगैरह, हेडेक नहीं है ना। सबसे ज्यादा यही मेथड यूज होता है रियल लाइफ में, ओके। एंड ये एक्यूरेट भी है, अगर आपका मटेरियल बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है तो दिस मेथड गिव्स यू बेस्ट आंसर। तो अब चलो टोटल बना दो। दिसंबर 31 परचेज का टोटल मैं बता देता हूं, 1,33,100। क्लोजिंग स्टॉक भी मैं बता देता हूं, 50,372। बस कंजम्पशन का टोटल बता दियो। एटी टू नहीं, 70, 82,723, करेक्ट है ना। 28 आ रहा है, ओके ठीक है। तो लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 82,728 and cost of material consumed closing stock 50,372 and cost of material consumed is equal to 82,728। और कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? 0, परचेस 133,100 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 50,372। 82,728। करेक्ट है क्या? चलो, हैव यू अंडरस्टूड ऑल द 3 मेथड्स? फाइन। Come to question number 12 of class notes. Read and solve yourself. क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व किया है,
इसको मर्ज करके दिया था मैंने आपको, तीनों मेथड मैंने वहां पे सॉल्व करवाया है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व किया है, एवरेज प्राइस मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व किया है हमने, 3 4 5। आपको इंडिविजुअल देखने की जरूरत नहीं है, इंस्टेड ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस आप लोगों ने एक क्वेश्चन लिख के लिया था। ओके, क्या है वो अलग अलग समझाता हूं ना तो समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने मर्ज करके ही पढ़ा है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 5 रेफर क्वेश्चन गिवन इन द बुक, ऐसा लिख के रखो, रेफर क्वेश्चन गिवन इन राइटिंग इन बुक, रेफर क्वेश्चन फ्रॉम बुक, फ्रॉम बुक, क्वेश्चन फ्रॉम बुक, क्वेश्चन फ्रॉम बुक। ओके, अरे बोलो, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ पहले। 11 फीफो मेथड से सॉल्व करना है, करोगे क्या? चलो करो करो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से कर दो।
चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना?
चलो, हो गया क्या? प्लीज चेक योर आंसर। इज इट राइट? बराबर आया। क्लोजिंग स्टॉक चेक करो डायरेक्टली। 50 यूनिट 40 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए। ओके, बाकी आपको कुछ पूछा नहीं है, सिर्फ इन्वेंट्री की वैल्यू पूछी थी, तो 2000 रुपए लिखना है आंसर। ओके, फाइन। क्वेश्चन नंबर 12 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 12 इज योर होमवर्क। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।